मैंने कह दिया ना, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा पापा। आपको दिखाई नहीं देता कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ? विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मेरा बेटा किसी और से प्यार करता है तो वह उसी से शादी करेगा। तुम दोनों माँ बेटे का दिमाग खराब हो चुका है। तुम दोनों पागल हो चुके हो। शंकर मेरे बचपन का दोस्त है और हमने बचपन में ही भावना और विनोद का रिश्ता तय कर दिया था। विनोद की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ भावना से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। और यह मेरा आखिरी फैसला है। भावना रंग रूप में तो अच्छी थी, पर विनोद किसी और लड़की को पसंद करता था। राम प्रसाद भावना को बहुत पसंद करता था और वो भावना को ही अपने घर की बहू बनाना चाहता था। राम प्रसाद के आगे घर में किसी की भी नहीं चलती थी, जिसके चलते मजबूरन विनोद को भावना से शादी करनी पड़ती है। माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनिए जी, आप आज फिर बिना नाश्ता किए जा रहे हैं। मैंने आज नाश्ते में आपके मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। तेरे हाथ का नाश्ता करने से तो अच्छा है कि मैं पूरा दिन भूखे ही रह जाऊं। सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देख लिया, अब तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मीटिंग में कुछ भी हुआ ना तो मेरे हाथों बचेगी नहीं। समझ में आया तुझे? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, जब से हमारी शादी हुई है तब से आप मुझसे ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। आप इस शादी से खुश नहीं हैं क्या? नहीं हूं मैं इस शादी से खुश, लेकिन पापा के चक्कर में मुझे तुझसे शादी करनी पड़ी। मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन मैं तुझे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, समझी ना? इतना कहकर विनोद भावना को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। भावना अपने कमरे में जाकर अपने पति की बातों को सोच सोच कर रोने लगती है। देखो तो जरा, ये महारानी यहाँ बैठी है और मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तू यहाँ बैठकर आराम फरमा रही है। ये सारे काम कौन करेगा? तेरा बाप। घर के कामों के लिए तो नौकर है ना, इसलिए मैं यहाँ अपने कमरे में आ गई। सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। अब इस घर के सारे काम की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अब जल्दी से घर के सारे काम काज कर, समझी? भूल मत, भले ही तू इस घर में बहू बनकर आई है, लेकिन इस घर में तेरी औकात सिर्फ एक नौकर जितनी है, समझी? भावना को अपनी सास की बातें किसी तीर की तरह चुभती है, लेकिन वो जानती थी कि अब जो है यही है। इसलिए वो बिना कुछ बोले घर के सारे कामकाज करती है और बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। लेकिन चाहकर भी भावना अपनी सास और पति के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अब धीरे धीरे राम प्रसाद की तबीयत खराब होने लगती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब राम प्रसाद की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि राम प्रसाद इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। पूरे घर में एक राम प्रसाद ही था जो भावना से प्यार करता था, लेकिन अपने ससुर की मौत के बाद अब भावना बिल्कुल अकेले रह गई थी। शादी मैंने पिताजी की मर्जी से की थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद मैं इस शादी को और नहीं निभा सकता। माँ, मेरे ऑफिस में एक निशा नाम की लड़की है और निशा मुझे बहुत पसंद भी है और मैं निशा से शादी करना चाहता हूँ। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। अपनी माँ की मंजूरी मिलने पर विनोद बहुत खुश होता है और मंदिर में जाकर निशा से शादी कर लेता है। निशा रंग रूप से तो उतनी अच्छी नहीं होती है, पर फिर भी विनोद उसको बहुत पसंद करता था। शादी के बाद विनोद निशा को घर लेकर आता है। निशा और विनोद को शादी के जोड़े में देखकर भावना कुछ समझ नहीं पाती और वो कहती है, विनोद जी, ये लड़की कौन है और आप दोनों इस शादी के जोड़े में क्या कर रहे हैं? विनोद, तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं। तुम्हारी पहली पत्नी बददिमाग और अंधी है। अगर हमने शादी के जोड़े पहने हैं तो ऑब्वियसली हम दोनों ने शादी की होगी। ये लड़की क्या कह रही है? यह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तुम जैसी के साथ तो कभी रहना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने निशा से शादी की है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा अंदर से आरती की थाली ला और बहू का स्वागत कर। आप मुझे मेरी ही सौतन का गृह प्रवेश करने के लिए बोल रही हैं। माँ जी, आप एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है? तुझ जैसी लड़की के साथ तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू अपनी सौतन के साथ ही रहेगी, समझी? वरना चाहे तो इस घर को छोड़कर जा सकती है। भावना के पास अपनी सौतन के साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि भावना जानती थी कि अगर वो अपने मायके चली जाए तो उसके मायके वालों की बहुत बेइज्जती होगी, जिसके चलते भावना ना चाहते हुए भी स्वागत की थाली अपने हाथों से सजाती है और अपनी सौतन का गृह प्रवेश करती है। इन सब को करते हुए भावना का दिल किसी कांच की तरह टूट रहा था।
लेकिन उसकी पीड़ा से किसी को कोई मतलब नहीं था। और अगले दिन होता है। साड़ी में तो बिल्कुल माधुरी लग रही हूँ। ये रंग मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। ये साड़ी तो मेरी है। ससुर जी ने मुझे मुंह दिखाई पड़ दी थी, लेकिन ये साड़ी तुमने क्यों पहनी है? जब तुम्हारा पति ही तुम्हारा नहीं रहा तो तुम साड़ी का क्या करोगी? और वैसे भी ये साड़ी मुझ पर तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर तुम यह साड़ी पहनती तो इस साड़ी की सारी शोभा ही खराब हो जाती। तुम जैसी पर तो यह हरी नीली पीली साड़ी ही अच्छी लगती है, ना कि इतनी सुंदर समझी। इतना कहकर निशा भावना पर खूब हंसती है और भावना वहां से रोते हुए चली जाती है। भावना इन सारी बातों को बर्दाश्त करते हुए थक चुकी थी, जिसके चलते अब भावना बिना किसी को कुछ बताए वो घर छोड़कर चली जाती है। भावना के घर छोड़कर चले जाने पर किसी को भी भावना की फिक्र नहीं होती और वो सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक मैं कॉल न करूं तब तक कॉल मत किया करो। तुम किसी दिन फंसवाओगे मुझे। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि ये शादी मैंने किस लिए की है। तुम बस मुझे थोड़ा समय और दो। मैं इस बुढ़िया और इसके बेटे को ठिकाने लगाकर सारी जायदाद और पैसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। निशा ने ये शादी विनोद से सिर्फ उसके पैसों के लिए की थी, लेकिन विनोद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। निशा अपने बॉयफ्रेंड की से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी अचानक से वहां पर विनोद आ जाता है और निशा की सारी बातें सुन लेता है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मेरे प्यार का मुझे ये सिला दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपनी सीता जैसी पत्नी को धोखा दिया। तुम मेरे क्या, इस दुनिया में किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, वरना तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेल में चक्की पिसवाऊंगा। जेल की बात सुनकर निशा डर जाती है और वहां से बिना कुछ कहे जल्दी से अपना सामान पैक करके चली जाती है। विनोद को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो भावना को ढूंढने के लिए चला जाता है। विनोद को भावना एक मंदिर के बाहर बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर विनोद जल्दी से भावना के पास जाता है और भावना से माफी मांगता है। विनोद जी, आप यहाँ? हाँ भावना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज मुझे माफ कर दो। निशा ने तो मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी और मैं तुम्हारा प्यार कभी समझ ही नहीं पाया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पति को हाथ जोड़कर माफी मांगता देखकर भावना को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे विनोद को माफ कर देती है, जिसके बाद विनोद भावना को घर ले आता है और अब माधुरी भी अपनी बहू से माफी मांगती है। अब भावना को अपनी सास और पति दोनों का प्यार मिलता है और अब भावना खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है। सास सोफे पर बैठे हुए, एरी मोरी मैया, मैं तो मर गई रे। अरे मेरी नस चढ़ गई कमर पर। राशि बहू, सोनाली, काव्या, अरे जल्दी आओ। 3 बहू होने के बाद भी कोई सहारा नहीं दे रही मुझे।